नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो अब 10 मीटर की दूरी है जरूरी। जी हां, आप चौंक रहे होंगे ये सुन के कि पहले 2 गज की बात हो रही थी, अब 10 मीटर की बात क्यों हो रही है। जी हां, सरकार ने कहा है कि ये वायरस पहले के अनुमान से ज्यादा तेजी से फैल सकता है और अपनी एडवाइजरी में ये कहा है कि हवा में कोरोना का वायरस 10 मीटर तक दूर जा सकता है। जी हां, 10 मीटर, याद रखिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये वाकई बड़ा खतरा है और क्या इससे अब मास्क ही एक बड़ा बचाव का साधन होगा, और अगर मास्क बचाव का साधन होगा तो किस तरह का मास्क, क्या डबल मास्क या कुछ और मास्क। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये 10 मीटर तक जो फैलने की बात हो रही है, क्या ये बंद कमरे में फैलने की बात हो रही है या खुले में भी। अगर खुले में कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति कोरोना का है, अगर वो वहां पर छींकता है, खांसता है, तो क्या वो ड्रॉपलेट 10 मीटर तक हवा में जा सकता है क्या। इसी पर हम करेंगे खास चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। सरकार की आई एक और एडवाइजरी। एरोसोल है कोरोना वायरस, हवा में कोरोना की पहुंच बढ़ी, इसलिए अब 10 मीटर दूरी हुई जरूरी। जब देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, जब पिछले कई दिनों से संक्रमितों की गिनती लगातार 3 लाख से नीचे आ रही है, जब लाखों लोग रोज कोरोना से छिड़ी इस जंग को जीत रहे हैं, तब सरकार ने इससे निपटने और लोगों को आगाह करने के लिए नई एडवाइजरी भी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी इस एडवाइजरी में सरकार ने माना है कि कोरोना वायरस पहले के अनुमान से ज्यादा तेजी से फैल रहा है, जिसके लिए ड्रॉपलेट्स और एरोसोल जिम्मेदार हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने या बोलने से 2 चीजें निकलती हैं। पहली हैं बड़ी बूंदें, जिन्हें ड्रॉपलेट्स कहते हैं, और दूसरी हैं बेहद छोटी बूंदें, जिन्हें एरोसोल कहा जाता है। मरीज के खांसने, छींकने या बोलने के दौरान ये बूंदें निकलती हैं, जो 2 मीटर से लेकर 10 मीटर तक जा सकती हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि ड्रॉपलेट्स हवा में 2 मीटर तक और एरोसोल हवा में 10 मीटर दूर तक जा सकता है। ज्यादातर लोग इससे सीधे संपर्क में आने से संक्रमित हो रहे हैं और ये बूंदें जिस सतह पर गिरती हैं, उसे छूने या संपर्क में आने से भी लोग संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए घर से बाहर हमेशा डबल मास्क पहनें। केंद्र सरकार की ये नई गाइडलाइन कोरोना से बढ़ रहे भी आगाह करती है, साथ ही ये भी बताती है कि इससे बचा कैसे जाए। एडवाइजरी में कहा गया है कि घर में जहां तक संभव हो, खिड़की दरवाजे खुले रखें, जिससे घर में हवा का अच्छा वेंटिलेशन बना रहे, और अगर हो सके तो घर में एग्जॉस्ट लगवाएं। ऑफिस में एसी चलने के दौरान भी खिड़की दरवाजे खुले रखें। जानकारों की माने तो अच्छे वेंटिलेशन वाली और खुली जगहों पर संक्रमण के फैलने का खतरा कम रहता है। इसलिए भले ही कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हों, इस चेन को पूरी तरह से तोड़ना जरूरी है। इसके अलावा जरूरी है कि हम और आप सजग रहें, मास्क पहनें, घर से बाहर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें और समय समय पर हाथों को साफ करें, क्योंकि हम और आप मिलकर ही कोरोना को खत्म कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, चीफ कोविड सेंटर एम्स के, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर जयेश लेले हैं, सेक्रेटरी जनरल IMA के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी आपसे होगा सर, क्योंकि ये नई बात आ गई है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि 10 मीटर तक हवा में तैर सकता है कोरोना का वायरस ड्रॉपलेट एरोसोल के जरिए। तो आप जरा बताएं सर, ये जो 10 मीटर की नई बात कही गई है, क्या ये बंद कमरों में 10 मीटर तक दूर जा सकता है या खुले में भी। जी, तो ये जो सारी बात कह रहे हैं ना, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इनडोर्स में या कमरों के अंदर ज्यादा लागू होती है, क्योंकि वहां पे वो जो एयर है वो अगर सर्कुलेट नहीं कर रही है, हवा बंद कमरा है, तो उसके अंदर जाहिर है कि कोई व्यक्ति जब भी सांस ले रहा है, खांस रहा है, हंस रहा है, जोर से बोल रहा है और वो संक्रमित है, तो उसके सारे वायरसेस जो है उस समय जो हवा में आते हैं, तो 2 चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो अपना उसका साइज कितना है, अगर जैसे आपने कहा कि ड्रॉपलेट जो है थोड़ा बड़ा होता है तो वो जल्दी नीचे गिर जाता है, लेकिन अगर उसके महीन पार्टिकल है तो हवा में काफी देर तक रह सकते हैं। और अगर इस दौरान कोई उस कमरे में आता है
तो उसको उसका असर हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि 10 मीटर का दूरी काफी दूरी है। पहले जब हम सिर्फ ड्रॉपलेट सोचते थे तो ये सोचते थे पास में गिर जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ओपन एयर में या अच्छे से अच्छा वेंटिलेटेड, जहाँ खिड़कियां खुली है, वहां ये जोखिम इतना नहीं है जी। अच्छा, तो मतलब ये आपने बिल्कुल साफ कर दिया कि ये जो 10 मीटर वाली बात है, ये बंद कमरों के लिए है। अगर कमरा पूरी तरह से बंद है, वेंटिलेशन नहीं है, तो वहां पर इसका रिस्क ज्यादा है। लेकिन खुली जगहों में, और आप कह रहे हैं कि वेंटिलेशन वाले कमरे में उतना रिस्क नहीं होगा। लेकिन जयेश लेले जी, एक बात इसमें और कही जा रही है कि ये जो ड्रॉपलेट हैं, ये जब 10 मीटर तक जाने की बात कही जा रही है, तो उसमें यह कहा जा रहा है कि ये हवा में बहुत वक्त तक रह सकता है। ये बहुत वक्त को हम कितना वक्त माने सर? घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे? मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति किसी कमरे में है और उसने खांसा या छींका, तो उसके कितनी देर बाद तक अगर कोई व्यक्ति उस कमरे में जाएगा तो उसके संक्रमण का खतरा ज्यादा रहेगा? जैसे कि पहले इसके बारे में चर्चा हो गई थी, काफी टाइम पे आईसीएमआर ने भी डिस्कशन किया था। तो ये जो ड्रॉपलेट जो स्प्रेड है, जिसको हम लोग ड्रॉपलेट स्प्रेड बोलते हैं, ये ड्रॉपलेट स्प्रेड बहुत स्पीड से आगे जाता नहीं है, लेकिन छींकने के टाइम पे जो ड्रॉपलेट्स तैयार होते हैं, ये बहुत जोर में जितना लंबा करेंगे, कम से कम 5 से 7 फुट नहीं, बल्कि 10 से 12-15 फुट तक भी जा सकता है। नंबर 1 चीज है। नंबर 2 चीज है कि जितने टाइम, ये इसका टाइमिंग कम से कम 3 घंटा उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि जनरली अगर एयर फ्लो नहीं है, एयर वेंटिलेशन नहीं है और धूप नहीं है, हवा फैल नहीं रही है, तो कम से कम 3 घंटा वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वहां रह के इन्फेक्शन दे सकता है, ऐसा ध्यान में आया है। तो ये 3 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इतने टाइम में काफी कोई ना कोई वहां से आगे जा सकता है, बाजू में से जा सकता है। तो इसके लिए 10 मीटर रखना बहुत लंबा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन वो इतना रखना जरूरी है। स्पेशली जहाँ गर्दी है वहां 10 मीटर रखना जरूरी है, क्योंकि ये सामने वाला छींकेगा, हंसी करेगा, तो अगर वो इन्फेक्शन उसको होएगा कि नहीं, अभी तुरंत मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको बाद में मालूम पड़ेगा। उससे अच्छा बेस्ट थिंग इज मास्क तो साथ में चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये जितना थोड़ा सा लंबा हो रहेगा उतना अच्छा रहेगा। यस, ये आपने क्लियर कर दिया। ये बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए जानना कि आपने कहा, 2 बातें क्लियर हो गई। एक तो ये कि बंद कमरे में इसका रिस्क ज़्यादा होता है, ये 10 मीटर तक फैल सकता है। दूसरा ये कि अगर कोई इन्फेक्टेड, कोई संक्रमित व्यक्ति किसी बंद कमरे में खांसता या छींकता है, तो जो ड्रॉपलेट हैं वो एयर में 3 घंटे तक, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो 3 घंटे तक हवा में तैर सकते हैं। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति वहां पर अंदर आता है, मास्क नहीं पहनता है, तो उनको संक्रमण का खतरा रहेगा। ये 2 बातें क्लियर। तीसरी बात, अब मैं आपसे डॉक्टर मल्होत्रा ये पूछना चाहता हूं सर, कि ये तो बंद कमरे की बात हो गई। बंद कमरे में तो थोड़ा सा लोगों को जानकारी भी मिल जाती है कि कौन सा कमरा बंद है और कहां पर क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है। लेकिन सर खुले के लिए क्या? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कहा कि खुले में इसका रिस्क कम है, इसको जरा और डिटेल में आप बताएं सर, कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पे चल रहा है, कोई व्यक्ति पार्क में है, वॉक कर रहा है, या कहीं और सार्वजनिक स्थल पे है, तो अगर खुले में कोई व्यक्ति, इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता या छींकता है, तो क्या वो ड्रॉपलेट तुरंत खत्म हो जाता है, नीचे गिर के डिस्ट्रॉय हो जाता है, या वहां पर भी भले ही 3 घंटा ना, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट तक रह सकता है, और आसपास कोई व्यक्ति आ जाए तो उनके संक्रमण का खतरा रहेगा? इस पर आप क्या कहेंगे सर? जी, तो इसमें 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात, तो आप बंद कमरे से खुले में गए तो बीच में आपने एयर कंडीशनिंग छोड़ दिया, कि अगर कमरा बंद है लेकिन एयर कंडीशनिंग चल रही है, तो उसमें भी अगर वही एयर सर्कुलेट कर रही है तो वो खतरनाक है। अगर वो फ्रेश एयर का इनटेक है तो वो उसमें, तो इसमें क्योंकि अब हमारे ये अब संज्ञान में बात आ गई है कि एयरबोर्न है, तो जो बिल्डिंग्स में एयर कंडीशनिंग है उस पर भी खास ध्यान देना बहुत जरूरी है। और हमारे हॉस्पिटल में हमने सारे एयर कंडीशनिंग डक्ट्स के अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट वाले डिसइंफेक्टर लगा दिए, जो कि वायरस को निष्क्रिय कर देते हैं। अब बात आती है बाहर रहने की, तो बाहर ऐसा होता है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि आप बाहर चल रहे हैं और आपके पास से कोई व्यक्ति गुजर जाएगा तो भले ही वो एक बार में आपके पास से निकल के बात करता हुआ निकले या वो छींक के निकले, तो जरूरी कि आपको उसी समय इन्फेक्शन हो जाएगी। हमने शुरू में इस पे बहुत जब रिसर्च हुआ था, सबने ये कहा था कि कुछ समय का एक्सपोजर चाहिए, कि जैसे आप किसी इन्फेक्टेड आदमी से बात करते हैं तो ये कहा गया कि 5 मिनट तक अगर आप किसी
संक्रमित आदमी से बात करते हैं बिना मास्क के, तो आपको ये हो सकता है। बाहर अगर हवा चल रही है, खुला है, धूप है, तो ये सब देखिए पार्टिकल जो वायरस का है बहुत महीन है। अगर मैं अपने कमरे में पंखा चला दूंगा और खिड़की खोल दूंगा तो वो हवा में टिका नहीं रह सकता, क्योंकि आप सोच सकते हैं जब कुछ माइक्रोन का पार्टिकल है तो वो तेज हवा में, पंखे की हवा में नहीं टिक पाएगा। लेकिन अगर कमरा बंद है, उसके अंदर कोई एयर सर्कुलेशन नहीं है और बाहर खिड़की खुली नहीं है, तो ये आ सकता है। तो अब जब बाहर चलते हैं तो बाहर ओपन में वो इतनी हाई कंसंट्रेशन में या इतनी बड़ी मात्रा में नहीं हो सकता जब तक कि आप बाहर में किसी से ओपन एयर में पास खड़े होके कुछ देर तक बात करें। तो अगर आप दूरी बना के रखते हैं तो ओपन एयर में ऐसा नहीं है कि आप ओपन एयर में, जैसे हमने बंद कमरे का कोई व्यक्ति थोड़ी देर रहा और गया और दूसरा आदमी बाद में आया तो उसको इन्फेक्शन हो सकती है। ओपन एयर में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां धूप भी है, हवा भी है, तो इसलिए उसमें ओपन एयर में वो चीज लागू नहीं होती है। जी ठीक है, तो मतलब ये बात क्लियर हो गई कि ओपन एयर में खतरा बहुत कम है, ना के बराबर है, ये सिर्फ बंद कमरे में है। अब तीसरी बात जयेश लेले जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब बंद कमरे में 10 मीटर के दायरे में भी खतरा रहता है, तो बंद कमरे में इन्फेक्शन, मान लीजिए अगर बहुत ही ज़रूरी हो कि आपको बंद कमरे में उसी जगह पर जाना ही होगा या आपको वहाँ पर रहना होगा, तब वहाँ पर बचने के उपाय क्या होने चाहिए? क्या डबल मास्क वहाँ पर इस तरह के इन्फेक्शन से बचा पाएगा या वहाँ के लिए कुछ और तरीके अपनाने चाहिए? 2-3 चीज हम लोग कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा सैनिटाइजेशन स्प्रे मार सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मास्क के साथ में हम लोग फेस शील्ड यूज कर सकते हैं। ये फेस शील्ड भी है जो डायरेक्टली हमारे मास्क के ऊपर भी कुछ नहीं आएगा और जो छोटे छोटे जो बूंदे हैं वो नीचे जमीन पे गिर जाएगी और ऊपर उठेगी नहीं। तो ये 2 चीज करने से, मास्क पहनने से हम लोग इससे बचाव कर सकते हैं। और रूम को वेंटिलेट करना बहुत जरूरी है। कोई भी रूम अगर एसी चालू है तो उसमें नॉर्मली हम लोग ने एक लास्ट ईयर एक बुक तैयार किया था और बुक प्रोड्यूस भी किया था। उसमें 20% जो एयर है वो सर्कुलेट बाहर जानी चाहिए और मतलब वो टाइम टू टाइम 20% एयर हर टाइम में बाहर जानी चाहिए, जिससे कि ये कचरा, ये बूंदे हैं, ये स्प्रे है, मतलब जो नेजल, तो उसने जो छींका है वो बाहर निकल जाएगा। और उसी टाइम पे जो नीचे बेड है, मैट्रेस है या कुछ पलंग है, उसको हम लोग पोंछते रहने चाहिए, जिससे के कारण वो जंतु जो है वो तुरंत मर जाएंगे। ये थोड़े सा हम लोग अगर उसके ऊपर ध्यान बरतवे तो वो डेफिनेटली हम लोग इससे बच सकते हैं। हाँ ठीक है, तो कैसे बचना है ये तरीके आपको बताए जा रहे हैं। लेकिन अब डॉक्टर मल्होत्रा, आपसे मैं सर एक बात ये जानना चाहता हूं कि अब तक हम लोग ये सुनते आए हैं और सब लोगों के दिमाग में ये बात है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस फॉर्मूले पे हम लोग काम कर रहे थे कोरोना से बचने का। क्या अब इस फॉर्मूले को बदलने का वक्त आ गया है? और क्या अब ये 2 गज की दूरी ओपन एरिया में भी 10 मीटर में तब्दील हो जाएगी? मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या बाहर में भी किसी सार्वजनिक स्थल पे आप सब्जी लेने जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, कोई किसी और काम से जा रहे हैं, क्या वहां पर आपको अब 10 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए? जी, एडवाइस तो यही करना पड़ेगा कि डिस्टेंस रखना है, क्योंकि देखिए ये बीमारी क्योंकि नई थी और इसमें कई बार ये शुरू में बहुत ये डिबेट रहा कि ये एयरबोर्न है कि नहीं है। पर जब हमें एक बार अब ये एविडेंस आ गई है कि बीमारी एयरबोर्न है और उससे जो है फैलती है, तो दूरी को बढ़ा के ही रखना होगा। वो दूरी अंदर और बाहर दोनों पे लागू है। बाहर रिस्क कम है, लेकिन दूरी बनाए रखना ही सुरक्षित एक तरीका है इससे बचे रहने का। तो दूरी बराबर बनाते रहे, सतत बनाते रहे, चाहे घर पे है चाहे बाहर है। बल्कि घर में तो इतनी दूरी बनाना और ज्यादा मुश्किल है, बाहर ही ऐसी दूरी बना के रखी जा सकती है। घर में तो यही मान के रखना पड़ेगा कि अगर घर का कोई व्यक्ति बाहर जाता है और आता है तो वो सारा समय जो है मास्क पहन के रखे, ताकि बाकियों को उससे कोई भी जोखिम ना हो। जी अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि हाँ 10 मीटर अगर आप बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन जयेश लेले जी, एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है सर कि ये जो 10 मीटर वाली बात आई है, क्या
नए रिसर्च का ये परिणाम है कि रिसर्च बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ, उसके बाद ये पाया गया कि हाँ ये 10 मीटर तक भी फैल सकता है, या ये नए कोरोना का नेचर है कि ये ज्यादा तेजी से फैलता है और इसके लिए 10 मीटर का डिस्टेंस जरूरी है? जो पिछली बार जो फर्स्ट वेव था वहां पर 2 गज ही काफी था। ये 10 मीटर मतलब ऑलमोस्ट 30 फीट डिस्टेंसिंग का ये जो नया फॉर्मूला हमारे सामने आया है, इसमें मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो दूसरी लहर आ गई, ये दूसरी लहर इतनी जोरदार थी और दूसरी लहर में ऐसा पाया गया कि ये जो जंतु था दूसरी लहर का, वो म्यूटेशन में बना था और उसकी विरुलेंसी और स्प्रेडिंग का पावर इतना था कि लंबे आदमी को भी ये इन्फेक्शन हो जाता था। तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जैसे जैसे लास्ट ईयर जुलाई अगस्त में एखादा पेशेंट अगर आता था तो उसके फैमिली में अगर बाकी और 4-5 फैमिली मेंबर हो तो उनको ये नहीं होता था। मतलब उन्होंने अगर मास्क पहना है, रूम में आइसोलेट किया है तो उसको नहीं होता था। लेकिन ये टाइम पे ऐसे दिख रहा है कि पूरे फैमिली की फैमिली, इनफैक्ट एक आध बिल्डिंग में पूरी विंग या पूरा फ्लोर इन्फेक्शन हो रहा था। मतलब क्या हो गया कि इसका विरुलेंसी, इसका स्प्रेड और इसका जास्ती टाइम हवा में या जास्ती टाइम जिंदा रहना पॉसिबिलिटी है। इसके लिए ओके। ये थर्ड वेव हम लोग सोच रहे आने वाला है, तो इसके लिए इन्होंने आज के तारीख में ऐसा नक्की किया है कि भाई ये 10 फुट करेंगे तो हम लोग इससे 30 फुट करेंगे तो हम लोग इससे जास्ती बचने जी, का जी। उम्मीद रखें। ओके, ये आपने बहुत क्लियर किया कि ये जो नए वायरस का नेचर है ये ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और इसीलिए ज़्यादा डिस्टेंस भी ज़रूरी है। अब जो नई एडवाइजरी आई है उसमें ये भी कहा गया है कि ड्रॉपलेट अगर सतह पे गिरता है तो वहाँ पर भी बहुत लंबे वक्त तक रह सकता है और वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति उसको छूता है और उसी हाथ से अगर वो अपने नाक या मुंह को छूता है तो उनके इन्फेक्ट होने का खतरा भी उनका ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी हो सकता है, एरोसोल तो है ही। लेकिन दूसरी तरफ मल्होत्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सीडीसी की एक रिपोर्ट आई थी और लैंसेट में भी ये कहा गया था, छपा था कि सतह से कोरोना फैलने का चांस बहुत कम होता है और वहां पर इस बात पे जोर दिया गया था कि एयरबॉर्न है उसके ऊपर फोकस किया जाए। उसके बाद कई सारी बड़ी कंपनियों ने सैनिटाइजिंग भी बंद कर दिया था अपने यहाँ। तो ये क्या कॉन्ट्राडिक्टरी है क्या, या सीडीसी की रिपोर्ट में जो बात कही गई है हम उसको किस हद तक मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? तो जी, तो इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वायरस का मिलना और वायरस संक्रमण करने के लायक होना दोनों अलग अलग चीज हैं। जैसे कि किसी सरफेस पे अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी या संक्रमित आदमी कोई छींक देता है तो सतह पे जाहिर है कि वायरस गिरा। वो वायरस किसी सरफेस पे कुछ घंटे, किस पे कुछ दिन, कई कुछ ऐसा कहा गया कि कुछ ऐसी मेटल हैं, कुछ ऐसे सरफेसेस हैं जिसमें 7-8 दिन तक भी पाया गया। तो वो इसलिए क्योंकि जब हम उसका आरएनए ढूंढ रहे हैं और वो जाहिर है कि अगर वायरस वहां था तो वहां मिलेगा ही। लेकिन क्या उसको छूने से और उसको शरीर में जाने से वो संक्रमण करने के लायक होगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे वायरसेस जो हैं जो हम जानते हैं, हालांकि ये नया वायरस है, ये बहुत फ्रेजाइल, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत फ्रेजाइल होते हैं। धूप में और बहुत तेज हवा में ये इस तरह से नहीं जीवित रह पाते हैं। तो ये बात पक्की है कि अगर आपके शरीर में वो एंट्री करेगा तो नाक से, आंख से या मुंह से ही करेगा। तो ये बात तो चाहे ये सीडीसी की बात ठीक हो या हमारी बात ठीक हो, अपने हाथों को आपको नाक, मुंह या आंख को नहीं लगाना है। तो फिर ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं रह जाता कि जो सरफेस पे आपने हाथ लगाया वहां जो वायरस था वो आपको इन्फेक्शन करने के लायक था या नहीं था। ये जो फोमाइट वाला ट्रांसफर है, इन्फेक्शन है, जिससे कि बर्तन, कपड़ा, सतह, या जब हम कहते थे कि लिफ्ट में किसी बटन को नहीं छूना है, दरवाजे के हैंडल को नहीं छूना है, उसको सैनिटाइज करने में कोई बुराई नहीं है। वो कर सकते हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि अपने हाथ जो है वो सैनिटाइज रखें हमेशा और आंख, नाक और मुंह को ना लगाएं। ये कंट्रोवर्सी इतनी इजीली रिजॉल्व नहीं हो सकती जब तक कि इन सतह पे जो वायरस पाया गया है उसको कल्चर करके देखा जाए कि ये वाकई में अपने आप को मल्टीप्लाई करने की कंडीशन में है या नहीं, या इन्फेक्शन कॉज करने के लायक है नहीं। जब तक ये फैसला नहीं होता
सावधानी बरतने में ही अच्छा है। और इसलिए हर ये मान के चले कि अगर कोई व्यक्ति कोई संक्रमित है घर में, तो हर सरफेस को ही कंटामिनेटेड मान के चले, या घर से बाहर जाए तो जो भी बार बार छुए जाने वाली सर्फेसेज हैं उनको ना छुएं, और अगर छुए तो अपने हाथ को उस तुरंत सैनिटाइज कर लें। नहीं, ठीक है, ये बात तो ठीक है कि बचाव, सावधानी ही बचाव है, सावधान रहने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जयेश लेले जी, सावधानी तक तो ठीक है, लेकिन जब अब ये ड्रॉपलेट की बात फिर से आ गई है, और जब सीडीसी की रिपोर्ट आई थी यूएस की हेल्थ एजेंसी की, तब लोग थोड़ा सा निश्चिंत थे कि चलो अब उस मोर्चे पर दिक्कत नहीं है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ठीक है, हर ड्रॉपलेट को या फिर आपको हाथ धोते रहना चाहिए, सैनिटाइजेशन में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोग जब पिछली बार में दूध खरीद के लाते थे, सब्जी खरीद के लाते थे, तो उसको भी धोते थे। अभी भी धोते रहना चाहिए क्या उसको? वहां से भी खतरा है क्या इन्फेक्शन का? कोई भी वेजिटेबल्स जो एक्सपोज टू द एयर है, तो वहां कोई आदमी उधर खरीदने के पहले या कोई बेचने वाला खांसी किया होएगा, छींका होएगा, हमें मालूम नहीं है। तो कोई भी वेजिटेबल है जो वो हमको अच्छी तरह से धो के तो लेना ही चाहिए 100%। दूध जो है वो हमको बॉईल करके लेना चाहिए। और कोई भी चीज है हम लोग लेके आते हैं, तो वैसे बाहर से आने के बाद में उसको एक 10-15 मिनट बाजू में रख के वॉशिंग अच्छी तरह से करके फिर यूज करना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे हाथ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो हमारे हाथ भी कंटिन्यूअसली धोते रहने चाहिए। और बिना हाथ धोए वो हमारे मुंह को या नाक को टच नहीं करने चाहिए, हमारे मास्क को भी टच नहीं करने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते और मास्क को टच करते हैं, मास्क को घड़ी घड़ी नीचे ऊपर करते रहते हैं। हमने देखा है कि मास्क जो है वो थोड़ा सा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। तो ये जो मूवमेंट है ये ऑल्सो खतरेदायक है, क्योंकि वो हाथ आप सैनिटाइजेशन नहीं करो और बाजू में कहाँ लगता है और मास्क नीचे है आपका, फिर नाक थोड़ा सा खुजाया है, तो ये जो मूवमेंट्स है ये बहुत अच्छी आपने ध्यान रख के उसको अवॉइड करना चाहिए। और खांसने के टाइम पे तो ऑफ कोर्स उसका पूरा कवर होना जाना जरूरी चाहिए। बोलने के टाइम पे भी हम लोग ने देखना चाहिए कि भाई कहीं भी अपने ड्रॉपलेट्स में से, मुंह में से कोई ये नहीं उड़े। और जितना दूरी रखेंगे उतना सबसे बेस्ट है। तो ये तीनों चीज अल्टीमेटली, आज कुछ भी करो आप, सैनिटाइजेशन, मास्किंग, हैंड्स वॉशिंग और एरोसोल जैसे कंटिन्यूअसली आप अगर अपना एरिया जो है वो थोड़ा सा स्प्रे करते हैं तो वो ठीक रहेगा, ऐसे मैं समझता हूँ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कुछ इस तरह से छुएं तो हाथ तो ज़रूर धोएं, और अगर सब्जी लाते हैं आप तो उसको भी धोएं। एक आखिरी सवाल मल्होत्रा जी मेरा आपसे ये होगा सर, कि मास्क को लेकर एक बड़ा ऑब्जर्वेशन ये आया है कि लोग, अभी जो बात डॉक्टर जयेश लेले कह रहे थे कि लोग मास्क ठीक तरीके से नहीं पहनते हैं। 50% लोग ऐसे हैं जो मास्क ठीक तरीके से नहीं पहनते हैं। सिर्फ 14% लोग हैं जो मास्क ठीक से पहनते हैं। 64% मुंह ढकते हैं, तो कोई नाक नहीं ढकता 64% लोग। 20% लोग टुड्डी पर पहनते हैं। तो आप जरा ये बताएं सर कि मास्क ठीक है, पहनने का तरीका तो लोगों को मालूम है, लेकिन ये जो डबल मास्क की बात हो रही है, डबल मास्क क्या हर वक्त, अगर आप जब भी मास्क इस्तेमाल करते हैं, क्या डबल मास्क ही पहनना चाहिए, या जब आप ओपन में जा रहे हैं, खुले में जा रहे हैं, सब्जी लेने, दूध लेने, तब डबल मास्क की जरूरत नहीं है, सिर्फ बंद कमरों में डबल मास्क की जरूरत है? इस पर आप क्या कहेंगे? तो इसमें बहुत जरूरी है, 3 बातें मैं यहाँ कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है, क्योंकि अब ये बात निकल के आ रही है कि ये एयरबोर्न है, तो मास्क की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, और मास्क की फिटिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा डॉक्टर लेले ने कहा कि ठीक से नहीं पहनते, तो पहली बात तो ये है कि मास्क आपको ठीक से पहनना है। आप अगर N95 मास्क पहन रहे हैं तो आपको 2 मास्क पहनने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आप किसी भी और तरह का मास्क अगर पहन रहे हैं तो आपको 2 मास्क पहनने हैं। और ये नहीं है कि 2 मास्क पहने हैं तो रोज वही पहना और चल दिए, उसको रेगुलरली धोना या धूप में रखना बहुत जरूरी है ताकि उसकी डिसइंफेक्शन हो। हमने एक स्टडी की जिसमें हम लोगों ने मास्क के बाहर से वायरस को ढूंढने की कोशिश की, और ये पता लगा कि मास्क के बाहर की सतह पर अक्सर वायरस पाया जाता है, और जो लोग बार बार मास्क को बाहर से पकड़ के ऊपर नीचे करते रहते हैं, उनके लिए खास सावधानी बरतने की जरूरत है कि वो ये ना समझे कि मास्क लगा लिया है तो अगर उसको नीचे किया या बार बार उसको बाहर से छूना वो खतरनाक हो सकता है। उसका डिस्पोजल ठीक से करना, उसको ठीक से ठीक है। जो है डिस्कार्ड करना बहुत जरूरी है।
और लास्टली एक बात कहना चाहूंगा, बहुत से लोग Okay, sir. ग्लव्स पहन के भी जी। सोचते हैं कि वो सुरक्षित हो गए, तो वो ग्लव्स को आपको सैनिटाइज वैसे ही करना पड़ेगा हाँ, जैसे ठीक हैंड्स को बात। करते हैं, नहीं कि ग्लव्स पहन के ठीक बात। कुछ भी करते चले। जी जी जी, ओके, ठीक बात है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने ग्लव्स पहन लिया तो आप ये मान के चलें कि आप ग्लव्स पहन के भी अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें छूते हैं जहां पर संक्रमण का खतरा रहता है तो तब भी आपको सैनिटाइज करते रहना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मल्होत्रा आपका और डॉक्टर जयेश लेले जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि अब कोरोना से बचने के नए तरीके क्या अपनाने चाहिए।